नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS एंड बियॉन्ड में। तो सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं 2 दिन वीडियोस नहीं डाल पाया, कल और परसों, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं ठीक हूँ। तो टुडे वी आर बैक विथ संहिता अध्ययन 1 पार्ट 1 अष्टांग हृदय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा की तरह आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये ब्लॉकबस्टर सुपर हिट वीडियो होने वाला है। और जैसे कि मैंने मेरे बाकी के वीडियोस में भी कहा है कि ये वीडियो में से मैं जो भी अष्टांग हृदय के मोस्ट IMP बताने वाला हूँ, मोर देन 90% आपका पेपर इसी से आएगा। ये मेरी अगेन गारंटी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ की टैगलाइन ही है। मैं जो भी बताऊंगा 90% से कम नहीं होगा, 90% से सब ज़्यादा ही होगा। 100% इसीलिए नहीं बोला क्योंकि अतिशयोक्ति हो जाएगी। 100% बोलने में भी झिझक मुझे कोई है नहीं, क्योंकि मैंने इतना क्वालिटी का काम किया है। तो अगर आप ये टॉपिक्स में जो आज बता रहा हूँ अष्टांग हृदय की, ये अच्छे से करके जाते हैं तो आपको पास तो आप बहुत आसानी से ही हो जाएंगे। लेकिन आपको अच्छे मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप अच्छे से इन टॉपिक्स को थोरोली प्रॉपरली अच्छे से करके जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने संहिता अध्ययन 1 इसको 2 भाग में विभाजित किया है, एक चरक संहिता और एक अष्टांग हृदय। तो चरक संहिता का वीडियो हम कल लेके आएंगे। आज हम अष्टांग हृदय के जो चैप्टर्स आपको दिए हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट IMP डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बचा हुआ पदार्थ का 2, संस्कृत का 2, क्रिया का 1, 2, ये सब मोस्ट IMP जो बचे हैं वो सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। फिर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा सैम्पल पेपर्स और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। तो आपकी UT एग्ज़ाम शुरू होने तक, आपकी UT एग्ज़ाम जब शुरू होगी तो एग्ज़ाम के दौरान और उसके बाद भी आपको पूरा सपोर्ट और गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँगा। इसीलिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला हमारा अध्याय है, अध्याय 1 आयुष कामी अध्याय। इसमें आपको सबसे पहले आयुर्वेद अवतरण करना है ना, ब्रह्मा, दक्ष, प्रजापति, इंद्र, अश्विनी कुमार, वो वाला। उसके बाद अष्टांग आयुर्वेद, काय, बालग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषान, अष्टमंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। तो आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस है वो आपको करनी है। उसके बाद चिकित्सा चतुष्पाद है ना, वैद्य, औषध, परिचारक, रोगी, है ना। तो ये चिकित्सा चतुष्पाद है वो आपको करने हैं। उसके बाद आपको व्याधि के प्रकार करने हैं। व्याधि के प्रकार यानी कि क्या, व्याधि के प्रकार कौन से, साध्य, असाध्य, है ना, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, असाध्य में याप्य, अनुपक्रम। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, उसमें त्रिदोष, त्रिमल, धातु, कोष्ठ, ये जो बेसिक कंसेप्ट दिए ना कि आयुर्वेद वात पित्त कफ का डायूरिनल रिदमिक वेरिएशन, डे नाइट, सीजनल वेरिएशन और भी बेसिक कंसेप्ट्स वहाँ पर दिए हैं आयुष कामी अध्याय में। आप हमारा चैनल चेक कर सकते हैं, आयुष कामी अध्याय हमने पूरा पढ़ाया, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अभी फ़िलहाल अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 है हमारा दिनचर्या अध्याय। तो दिनचर्या अध्याय में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें एक्सप्लेन करनी है कंप्लीट दिनचर्या इन फॉर्म ऑफ LAQ, ठीक है। उसके बाद हमें, अगर ये हमें करना है तो इसके लिए हमें हर एक दिनचर्या का जो पार्ट है वो प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ही हम LAQ लिख पाएंगे ना, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिनचर्या में आस्क फॉर SAQ LAQ। तो देखो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक तो SAQ आ सकता है, कोई भी एक दिनचर्या उठा ली। फॉर एग्जाम्पल हमने उठा लिया जो है, हमने उठा लिया अभ्यंग, तो अभ्यंग पे आपको SAQ आ सकता है। या फिर LAQ में आपको क्या आ सकता है कि 3 दिनचर्या पकड़ ली, धूमपान पकड़ लिया, कवल गंडूश, अभ्यंग और तांबुल पकड़ लिया सपोज। तो ये 3-4 आपको पॉइंट वाइज ऐसे दे देंगे एग्ज़ाम में और आपको कहा जाएगा कि इन तीनों को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये तीनों मिलके भी आपका ऐसा LAQ हो सकता है। तो इस
कंडीशन में आपको तीनों थोड़ी डिटेल में बताने पड़ेंगे। और LAQ पूरा कंप्लीट सारे दिनचर्या को एक्सप्लेन करने वाला, उसमें थोड़ा सा आप शॉर्ट में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है दशविध पाप कर्म। ये दशविध पाप कर्म भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप करके जा सकते हैं, करके जा सकते नहीं, करके जाना है। इस पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अगर एग्जामिनर ने डालना चाहा तो एग्जामिनर इस पे दशविध पाप कर्म पे भी क्वेश्चन डाल सकता है। उसके बाद तीसरा अध्याय हमारा ऋतुचर्या अध्याय। तो ऋतुचर्या अध्याय में हमको क्या करना है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इन सभी ऋतुचर्या को अच्छे से डिटेल में प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। कौन सी भी ऋतुचर्या आपके एग्जाम में आ सकती है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि ऑल ऑफ दिस ऋतुचर्यास प्रिपेयर इन डिटेल विथ कंपेरेटिव एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। पहले तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ इस ऋतु में ये प्रकोप होता है, तो इस हिसाब से इस दोष को शमन करने के लिए हमें ये आहार ये विहार इस तरह से लेना है। तो इस तरह से आपको उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है और कंपेरेटिव स्टडी करनी है। कंपेरेटिव स्टडी में हमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बल कंपेरिजन, कि जैसे देखो कि ग्रीष्म वर्षा में बल सबसे हीन रहता है ना, शिशिर हेमंत में सबसे हाई रहता है और बसंत शरद में मीडियम रहता है। तो ये बल वाला कंपैरिजन भी आपको करना है। उसके बाद आदान काल और विसर्ग काल, विसृजति ददाति कालमिति विसर्ग काल, ऐसा कुछ तो भी है। तो आदान काल क्या है, विसर्ग काल क्या है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ऋतुचर्या एंड दिनचर्या। ये भी एक थोड़ा अलग पॉइंट है, ये आप करके जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सेटर्स अभी थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड, डे टू डे लाइफ बेस्ड, जिसमें आप आयुर्वेद डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ऋतुचर्या दिनचर्या कर सकते हैं। एक बार आपको इसके बारे में सोच करके पढ़ करके जाना है। वैसे भी कौन सा भी सब्जेक्ट हो, कौन सा भी टॉपिक हो, उसका आयुर्वेद में एप्लीकेशन, आयुर्वेद में महत्व, चिकित्सा में महत्व और डे टू डे लाइफ में महत्व, ये पॉइंट आपको एक बार सोच करके, देख करके, विचार करके और अगर आपको टाइम मिलता है तो प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देने से पहले ये सब कुछ करके जाना है, ताकि अगर इनमें से कुछ अगर आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछ देता है तो आप उसको बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोगानुत्पादनीय। अब रोगानुत्पादनीय में दो चीज़ दिए हुए हैं, पहली है अधारणीय वेग और धारणीय वेग। अधारणीय वेग में आपको इसको डिटेल में प्रिपेयर करना है LAQ या फिर SAQ के लिए, और इसको हम इसके हमें श्लोक भी करना है। उसका श्लोक क्या है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या श्लोक है इसका, वात विणमूत्र शव त्रुटसुदाम जुम्बाश्रु सर्दी रेतसाम, ऐसा कुछ उसका श्लोक है। वेगान्न धारणेत वात विणमूत्र क्षव त्रुटसुदाम जुम्भा सर्दी श्रमश्वास ऐसा कुछ तो भी उसका श्लोक है, वो आपको श्लोक लर्न करना है। उसके बाद धारणीय वेग का श्लोक आपको करना है, धारणीय वेग भी प्रिपेयर करके जाने। धारयेतु सदा वेगान हितेशी प्रत्यचेह च लोभ ईर्षा मात्सर्य रागादीनाम जितेंद्रिय, ये श्लोक आपको करके जाना है। उसके बाद हमारा 5वां अध्याय था द्रव द्रव्य विज्ञानी, इस पर भी हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, इसमें हमें वर्ग दिए हुए हैं, जैसे कि कौन से वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं, तोय वर्ग, दुग्ध वर्ग, इक्षु वर्ग, मधु वर्ग, तैल वर्ग, मध्य वर्ग और मूत्र वर्ग। तो इनमें आपको क्या क्या करके जाना है। तो तोय वर्ग में हमें जलपान के नियम, मतलब जल कैसे पीना चाहिए, है ना। उसके बाद उसमें मतलब कि भोजन से जल पहले पीने से क्या होता है, भोजन के दौरान पीने से क्या होता है, भोजन के बाद पीने से क्या होता है। उसके बाद आपको नदियों का जल उसका है ये देखना है, पश्चिमों का नदियों का जल उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, समुद्र के जल की क्या प्रॉपर्टीज़ है,
है ना। उसके बाद अंतरिक्ष जल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, शीतल उष्ण जल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, नारियल जल के क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। गुण मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज़। उसके बाद दुग्ध वर्ग, इसमें सामान्य लक्षण देखने हैं दुग्ध के। उसके बाद अष्टदुग्ध देखना है, मतलब स्त्री का दूध, ऊँटनी का दूध, भेड़, बकरी, भैंस, ऐसे 8 दिए हैं, तो वो आपको पढ़ के जाना है किसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, गुण है। एक कैमल भी है उसमें, हाथनी का भी है, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। इक्षु वर्ग मतलब बेसिकली शुगर केन बेस हम बोल सकते हैं, तो उसका गुण। उसके बाद श्रेष्ठ से हीन वाला क्रम, ये पॉइंट अलग है, स्पेशल है इक्षु वर्ग के लिए, ये आपको करके जाना है ना। बास गन्ना, गन्ना, पौंड्रक, है ना, ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे उसमें, है ना। तो ये आपको शांडकी वगैरह नहीं, वो तो शायद मध्य में। तो इसका ये जो श्रेष्ठ से हीन वाला कम है, गन्ना, बास गन्ना, शर्करा, उसके बाद पौंड्रक, वो वाला जो क्रम है श्रेष्ठ से हीन वाला क्रम, वो आपको करके जाना है। उसके बाद इसका चिकित्सा में उपयोग क्या है एक वर्ग का, वो देखना है। उसके बाद मधु वर्ग मतलब हनी, उसके प्रॉपर्टीज़, प्रकार और इसका चिकित्सा में उपयोग, ये आपको करके जाना है। उसके बाद अगर बात करें तेल वर्ग की, तेल वर्ग में गुण देखने हैं तेल के। उसके बाद तिल तेल आपको पढ़ के जाना है, एरंड तेल पढ़ के जाना है, सरसों यानी कि सशर्पी का तेल आपको पढ़ के जाना है, चिकित्सा में उसका प्रयोग पढ़ के जाना है। आयुर्वेद के अनुसार तिल तेल को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, एरंड को विरेचन के लिए अच्छा बताया गया है, और सरसों इसको सशर्पी तेल कहा जाता है, और ये उष्ण वीर्य का होता है। इसलिए अगर नॉर्थ साइड में आप बिलोंग करते हैं तो ठंडी में पंजाब में या फिर दिल्ली में, जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे सरसों के तेल की मालिश की जाती है, क्योंकि वो गर्म होता है, ठीक है। और नारियल तेल यहाँ पे डालना भूल गया, नारियल तेल कैसा होता है, नारियल तेल थोड़ा शीत होता है, ठंडा होता है, इसलिए जिनको पित्त का प्रॉब्लम है वो नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मध्य वर्ग में मध्य का औषधीय उपयोग यहाँ पे बताया गया है, ये आपको करके जाना है। मध्य का चिकित्सकीय उपयोग और मध्य के प्रकार, है ना। मध्य के प्रकार सुरा, आसव, वरिष्ठ, वो है ना, शांडकी वगैरह वगैरह, कांजी, ये आपको प्रकार करके जाने हैं। उसके बाद मूत्र वर्ग में आपको अष्टमूत्र देखने हैं और उनके सामान्य गुण देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ कॉमन पॉइंट्स है सबके लिए, जैसे कि मतलब ये जितने भी वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं, रेदर फ्रॉम दिस, ये तो आपको करना ही है, लेकिन कॉमन पॉइंट जो आपको हर एक वर्ग के ध्यान रखने हैं, करने हैं, वो है कॉमन पॉइंट्स फॉर ऑल, गुण, रस, वीर्य, विपाक, चिकित्सा उपयोग, वेयर अप्लीकेबल। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है, ये आप पढ़े बिना इसको, इस चैप्टर को, 5वें चैप्टर को, द्रव्य विज्ञानियों को बिल्कुल भी प्रिपेयर मत कीजिए। 5th, उसके बाद 6th है अन्न स्वरूप विज्ञानीय। अन्न स्वरूप विज्ञानीय में हमारे पास बहुत सारे ये है, जैसे कि देखो शुक धान्य वर्ग है, उसके बाद शिंबी धान्य वर्ग है, उसके बाद कृतान्न वर्ग है, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, उसके बाद औषध वर्ग, और ये वर्ज्य भी दिया हुआ है, मैं बताता हूँ एक एक करके आपको बताता हूँ। तो ये वर्ग दिए है, इसमें शुक धान्य वर्ग में आपको राइस देखना है, राइस के हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं। उसके बाद 60 दिन में पकने वाला चावल होता है, ये देखना है। और उसके बाद शक्तशाली लिखा हुआ है, गलती से ये रक्तशाली होना चाहिए, रक्तशाली बोले तो रेड या फिर ब्राउन राइस, जो कि सर्वश्रेष्ठ बताया आयुर्वेद में। उसके बाद यव, जिसे कि बार्ली कहा जाता है, उसके बेनिफिट्स, उसके प्रॉपर्टीज़ देखना है। उसके बाद आपको गोधूम मतलब गेहूँ के बारे में देखना है। गेहूँ के बारे में क्या उल्लेख है संहिता में कि अस्थि संधानकर है, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है, बोन को जुड़ने में ये मदद करता है गेहूँ, और ये आजीवन साथ में बताया गोधूम यानी कि गेहूँ। उसके बाद शिंबी धान्य वर्ग में हमारे लिग्यूम्स एंड पल्सेस आ जाते हैं, तो इसमें आपको सारे ही पढ़ने हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद कृतान्न वर्ग की बात करें तो कृतान्न वर्ग में मंड, पेया, विलेपी, यवागु, ओदन, मांस रस, यूश एक्सेट्रा, इतने सारे आपको प्रिपेयर करके आना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपना कृतान्न वर्ग, इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए, इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। सारे ही प्रिपेयर करके जाइए, लेकिन पहले ये कृतान्न वर्ग प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में से कृतान्न वर्ग से मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन आना, सबसे ज़्यादा चांसेस कृतान्न वर्ग के ही होते हैं। और बाकी सब तो आपको प्रिपेयर करना ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस यही बोल रहा हूँ कि कृतान्न वर्ग जो है
कि आपको पहले प्रिपेयर करना है, बाकी के बाद में करना है, ठीक है। उसके बाद मांस वर्ग है। मांस वर्ग में आपको विष्किर, प्रतुद, विलेशय, प्रसह, महामृग, जलचर, मत्स्य, ये जो कैटेगरीज है मांस वर्ग की, ये आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद शाक वर्ग में देखते हैं तो शाक वर्ग में आपको ब्रिंजल, स्पिनच, जीवंती, गार्लिक, ओनियन, कैरेट, तुलसी, हाँ, तो इसमें क्या आते हैं लीफी वेजिटेबल्स, इनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद फल वर्ग की बात करें तो ग्रेप्स, दाड़िम बोले तो पोमोग्रेनेट, भल्ला तक, जिसे कि मार्किंग नट भी कहते हैं, धोबी पहले उसको यूज़ करते थे क्योंकि उसका स्टेन निकलता नहीं है कपड़े से धोने के बाद। उसके बाद आम्र मतलब मैंगो एक्सेट्रा, ये सब करना है। लकुच को सबसे हीन फल कहा गया है, ठीक है। और कौन से फल में पंचरस है, कौन सा फल षड्रसात्मक है, ये भी आपको देखना है। जैसे ग्रेप्स को षड्रसात्मक कहा गया है और आंवला, जो आंवला कहते हैं, ये भी शायद फल ही है, उसको पंचरसात्मक कहा गया है, ठीक है। शायद उसमें लवण रस नहीं होता है। उसके बाद वर्ज्य, वर्ज्य में आपको क्या देखना है कि क्वालिटीज ऑफ फूड आर्टिकल दैट आर वर्थ रिजेक्टिंग, मतलब हमारे संहिता में आचार्यों ने बताया कि ऐसी कुछ क्वालिटीज़ है फूड आर्टिकल्स की जिसको वर्थ रिजेक्टिंग है, मतलब रिजेक्ट कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वर्ज्य है, नहीं खाना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो ये वर्ज्य है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ अलग एग्जामिनर के दिमाग में आया कि कुछ अलग डालना है तो ये डाल सकता है। उसके बाद औषध वर्ग, औषध वर्ग में हमें करना है वेरियस टाइप्स ऑफ लवण, सेंधव, सौवर्चल, सामुद्र, अलग अलग प्रकार के लवण को प्रिपेयर करना है। उसके बाद हींग देखना है, आंवला देख लेना है, त्रिफला देख लेना है, हाँ। उसके बाद त्रिजात देख लेना है, चतुर्जात देख लेना है, पंचकोल, बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल एक्सेट्रा। देखिए मैंने यहाँ पर आंवला आपको फल वर्ग में बताया था, तो यहाँ पे इधर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। औषध वर्ग में इन्होंने आंवला दे रखा है, फल वर्ग में आंवला नहीं है, तो मैंने इसलिए बताया कि अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत होते हैं ना। वैसे आप अगर कॉमन सेंस से देखा तो आंवला एक फ्रूट ही है, ठीक है, इसलिए मैंने फल वर्ग में डाला, लेकिन आचार्यों ने इसे फल वर्ग में क्लासीफाई नहीं किया है, इतना ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ध्यान रखिए, इसको आंवले को औषध वर्ग में दिया है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको इस चैप्टर की प्रिपेयर करने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है अध्याय 7, दैट इज अन्न रक्षा विधि। अन्न रक्षा विधि में हमें क्या करना है, विषाक्त भोजन के क्या लक्षण होते हैं, विषाक्त भोजन की हम परीक्षा कैसे करेंगे, है ना। और उसमें भी परीक्षा के भी 2-3 ये दिए हुए, उसमें से एक दिया हुआ है कि हम एनिमल से कैसे परीक्षा करेंगे, हम अग्नि से कैसे परीक्षा करेंगे, और भी तौर तरीके इससे कैसे परीक्षा करेंगे, ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद विषाक्त भोजन का हमें शरीर पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है ना। हमारे स्किन के ऊपर क्या प्रभाव है, स्टमक के ऊपर क्या प्रभाव है, सिर के ऊपर क्या प्रभाव है, मतलब ओवरऑल शरीर पे क्या प्रभाव है, ये देखना है। उसके बाद उसकी चिकित्सा, हम उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, ये भी देखना है। शीरीष को श्रेष्ठ विषनाशक कहा गया है, और स्वर्ण गैरिक, मधु के साथ घृतपान, ये बहुत सारी उसमें चिकित्सा, यहाँ पर स्वर्ण भस्म, स्वर्णवंग जो भी है वहाँ पर चिकित्सा दे रखी होगी, तो आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप विरुद्ध आहार को पढ़िए। तो विरुद्ध आहार के सबसे पहले आप टाइप्स देख लीजिए, देश, काल, सातम्य, है ना, अलग अलग उसके टाइप्स दे रखे हैं, तो वो आप देख लीजिए विरुद्ध आहार के। उसके बाद विरुद्ध आहार का शरीर पर क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या नेगेटिव फ़र्क हमारे शरीर पे उसका पड़ता है, वो आप देख लीजिए। और विरुद्ध आहार की चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो हमने अब तक कौन सा पार्ट कवर कर लिया बच्चे, आहार कवर कर लिया। इस अन्न रक्षा विधि में आहार का एक और है अपथ्य त्याग विधि। अपथ्य त्याग विधि का कोई और सिनोनिम है, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है और इधर लिखा भी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आपकी बुक में ज़रूर होगा, अलग उसका नाम हो सकता है, लेकिन मैं इसमें क्या है वो बता रहा हूँ ताकि आप उसको जा कर के बहुत आसानी से वहाँ पर कोरिलेट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब क्रमेण उपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा उसका श्लोक है, उसमें पहले हम 100% अपत्य है उसको कम करते करते 75, 50, 25 ऐसे कर करके हम उसका अपत्य धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो यही है अपत्य त्याग विधि। और यहाँ तक हमारा आहार कंप्लीट हो गया है। तो इस अन्न रक्षा विधि में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इन तीनों का वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पर निद्रा
और ब्रह्मचर्य के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है अध्याय 8वां मात्राशीतीय। मात्राशीतीय में सबसे पहले हमें आम पढ़ना है, आम की उत्पत्ति, आम से उत्पन्न व्याधियाँ, उसमें अल्सक, विसूचिका, दंडाल्सक, आम। उसके बाद आम विकार के प्रमुख कारण, आम दोष के सामान्य लक्षण और आम दोष की चिकित्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आम आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद अजीर्ण, अजीर्ण में अजीर्ण की उत्पत्ति किससे होती है, समशन, अध्यशन, विषमाशन, विरुद्धार, ये मेन है। उसके बाद भी दी रखे एक्सेट्रा, वो भी पढ़ के जाना है, लेकिन ये मेन है, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके बाद अजीर्ण के सामान्य लक्षण पढ़ने हैं, अजीर्ण के भेद पढ़ने हैं। अजीर्ण के भेद क्या दे रखे, आमाजीर्ण, विष्टब्दाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण, ये कौन से दोष से होते हैं ये देखना है। विलंबिका एक डिसीज है, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद अजीर्ण की चिकित्सा क्या है वो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको भोजन देखना है, तो भोजन में क्या देखना है, भोजन का काल, भोजन का प्रमाण, भोजन की विधि, भोजन का क्रम, भोजन प्रतिदिन सेवनीय कौन सा आहार होना चाहिए, प्रतिदिन असेवनीय कौन सा आहार होना चाहिए, ये आपको देख लेना है। उसके बाद अनुपान, अनुपान बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अनुस पश्चात पीयते व अनेन इति अनुपानम, ऐसा कुछ तो भी उसका है, उसकी परिभाषा देखना है, उसका महत्व देखना है, उसका उपयोग, उसका लाभ, उसके अयोग्य रोगी और उसका एग्जाम्पल्स। जैसे कि स्थूल रोगी में हम मधु का अनुपान करते हैं और कृश रोगी में हम किसका अनुपान करते हैं, मद्य का अनुपान करते हैं। उसके बाद अध्याय 9वां देख लेते, द्रव्यादि विज्ञान, उसमें हम द्रव्य का परिचय देखेंगे, द्रव्य के भेद देखेंगे। जैसे कि द्रव्य के क्या भेद होते हैं, पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव्य, आकाशीय। इसमें वामक कौन से होते हैं, विरेचक कौन से होते हैं, संशोधन वाले कौन से होते हैं, ये आप देख लीजिए। उसके बाद वीर्य, वीर्य में अष्टविध वीर्य, द्विविध वीर्य, ये आपको करके जाना है। विपाक में त्रिविध विपाकवाद आपको एक बार अच्छे से देख करके जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रभाव की, विथ उदाहरण आपको प्रभाव देख लेना है। उसके बाद विचित्र प्रत्यारथ भी पढ़ के जाना है और आयुर्वेदिक विपाक एवं आधुनिक पाचन, ये एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ अलग अगर डालना चाहे तो आ सकता है, इसलिए इसको भी पढ़ के जाए। उसके बाद 10वां अध्याय रसभेदी, इसमें रसों का वर्णन है, तो षड रसों की उत्पत्ति, उसमें बेसिकली आपको रस महाभूत संबंध यही है इसका, षड रसों की उत्पत्ति यही चीज़ है कि आपको षडरस और पंचमहाभूत का संबंध देखना है। जैसे लवण क्या है, अग्नि प्लस जल है, तो ऐसे पांचों महाभूत के आपको करके जाना है। उसके बाद मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषायनी, सब षडरसों के आपको देखने हैं लक्षण। उसके बाद शरीर में कार्य तथा अधिक सेवन से उत्पन्न क्या व्याधियाँ होती है ये देख लेना है। उसके बाद हर रस के द्रव्य के उदाहरण, जैसे मधुर रस का क्या उदाहरण है, अम्ल रस का क्या उदाहरण है, हालांकि ऐसे हर उदाहरण आपको देख लेना है। उसके बाद अपवाद, एक्सेप्शन देख लेना है, जैसे कि पुराना जो चावल है वो मधुर रसात्मक होते हुए भी कफ नहीं बढ़ाता, ऐसे अपवाद कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि आंवला आम्ल रसात्मक है फिर भी पित्त को इंक्रीज नहीं करता क्योंकि उसका मधुर विपाक होता है। तो ये कुछ अपवाद एक्सेप्शन है, ये भी आपको पढ़ लेना है। मैंने एग्जांपल आपको कुछ एक दो बता दिया है यहाँ पर। उसके बाद रसों के संयोग का कैलकुलेशन उसका क्या है, 57 है, ये देख लेना है, इस पर एमसीक्यू आ सकता है। साथ ही साथ इसी तरह से रसों की कल्पना भी देखनी है, 63 है ना, इस पर भी एमसीक्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है 11वां अध्याय, दैट इज दोषादि विज्ञानीय। इसमें दोषों के प्राकृत लक्षण, वात पित्त कफ के प्राकृत लक्षण देखने हैं। इसमें आप श्लोक इसका करना है आपको, अगर आप कर सकते हैं। उसके बाद दोषों के विकृत लक्षण व चिकित्सा, यहाँ पे हमने नोट में इंक्लूड किया कि विकृति इंक्लूड्स वृद्धिशय, जहाँ पे भी यहाँ पे इसके आगे विकृति आएगा, विकृति में हम क्या इंक्लूड करेंगे, एक दो वृद्धि इंक्लूड करेंगे, उसके बाद एक क्षय इंक्लूड करेंगे। तो दोषों के विकृत लक्षण मतलब वात पित्त कफ के वृद्धि क्षय लक्षण, इसका श्लोक ये करना है, और उसकी चिकित्सा। उसके बाद सेम धातुओं का प्राकृत विकृत लक्षण व चिकित्सा, हर एक बार मैं विकृत वृद्धि क्षय नहीं बोलूँगा, आपको इसको टू बी ग्रांटेड, टू बी अंडरस्टूड लेना है। तो उसी तरह से धातुओं का प्राकृत विकृत लक्षण और चिकित्सा देखनी है। उसके बाद धातु क्षय वृद्धि का कारण देखना है। उसके बाद मल त्रिमल, उनके प्राकृत लक्षण, उनके विकृत लक्षण, उनकी चिकित्सा देखनी है। उसके बाद ओज, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ओज का स्वरूप, ओज का गुण, ओज के प्रकार, ओज के कार्य, ओज का महत्व, ओज का क्षय लक्षण और ओज का क्षय होने पर क्या चिकित्सा हमें करनी है वो, ये भी आपको देखना है। उसके बाद दोषों से रोगोत्पत्ति का क्रम, तो दोषों से, दोष बिगड़ने से किस तरह से हमें रोगों की उत्पत्ति होती है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 12वां अध्याय हमारा है दोष भेदीय। दोष भेदी में हमें क्या करना है, वात दोष का सबसे पहले सामान्य स्थान देखने हैं, उसका श्लोक करना है आपको। उसके बाद भेद देखना है, भेद में उन हर भेद का स्थान और हर भेद का कर्म, ऐसा इसका मीनिंग है। जैसे प्राणवायु, तो प्राणवायु का क्या स्थान है, प्राणवायु का क्या कर्म है। उसी तरह से पित्त दोष का भी सामान्य स्थान भेद, भेद का स्थान,
भेद का कर्म, उसी तरह से कफ दोष का सामान्य स्थान, कफ दोष के भेद और हर एक भेद का अपना अपना स्थान व अपना अपना कर्म, ये करना है। उसके बाद दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दोष प्रकोप के क्या कारण है ना, हेतु है, जैसे कि असात्मीय, इंद्रियार्थ संयोग, काल और कर्म, इनका हीन, अति और मिथ्या योग, ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद हम आपको रोग मार्ग देख के जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। रोग मार्ग में शाखा, कोष्ठ, मर्मास्थि, संधि ये आता है, ये प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद त्रिदोषों के प्राकृत कर्म क्या होता है, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद दशविध परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, तो दशविध परीक्षा भी आपको करके जाना है। उसके बाद 13वां अध्याय है दोष उपक्रमणीय, तो दोष उपक्रमणीय में आपको क्या करना है, त्रिदोषों की चिकित्सा पढ़नी है, सामान्य उपक्रम पढ़ने हैं, प्लस विशेष चिकित्सा भी पढ़नी है। उसके बाद उपचार का समय भी उसमें आता है। उसके बाद शाखा से कोष्ठ, वो कोष्ठ से शाखा जाने में क्या कारण है और उसके क्या लक्षण है, ये आप देख सकते हैं, देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आम व निराम दोष की चिकित्सा आपको देखनी है। उसके बाद आपको औषध सेवन काल देखना है विथ श्लोका, है ना। युंजादनम अन्नम अनादो मध्य अंत्य कौलंतरे ग्रासे ग्रासे मुहुर्मुहुर सान्नम सामुद्गम निशिच औषधम। उसके बाद आपका अध्याय 14 है द्विविध उपक्रम। द्विविध उपक्रम में स्थूल रोगी, कृश रोगी, आपको इनका देखना है, संतर्पण, अपतर्पण, और इसको चिकित्सा के रूप में पढ़ना है। उसके बाद द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश आपको देखना है। उसके बाद अपतर्पण के भेद देखने हैं, शमन विधि, शोधन विधि। उसके बाद ब्रूहण वर्सेस लंघन देखना है, उसमें योग्य रोगी क्या है, योग्य ऋतु क्या है, लक्षण क्या है, द्रव्य क्या है, अति योग से होने वाले रोग, अति योग से चिकित्सा, माफ़ कीजिए कॉल आ रहा है। उसके बाद स्थूल क्रूश व्यक्तियों का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है, स्थूल क्रूश में श्रेष्ठ कौन और क्यों, ये आपको देखना है। इस तरह से आपको प्रिपेयर कर लेना है और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एग्ज़ाम को फोड़ के आज आइए। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट IMP टॉपिक के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।